बात पाकिस्तान की, जहां आज़ादी का 80वां जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन 69 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान अलग अलग मोर्चों पर आज भी सुलग रहा है। पीओजेके में असंतोष है, बलूचिस्तान में विद्रोह है, खैबर पख्तूनख्वा में आतंक है, इमरान खान से डर लग रहा है और अर्थव्यवस्था का उथल पुथल हाल है। लेकिन निशाना फिर भी भारत पर साधा जा रहा है। आज पाकिस्तान में सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, सवाल सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है, सवाल पाकिस्तान के वजूद, उसके सिस्टम और उसकी तथाकथित आजादी पर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजेके, जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने लोकतंत्र और आज़ादी का मॉडल बताता है, वहां अब इस्लामाबाद के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर बीते कई दिनों से दिख रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आंदोलन ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। बाजार बंद है, इंटरनेट पर पाबंदियां लगी हैं, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अब पीओजेके की जनता ने ऐलान कर दिया है कि बिजली, पानी और गैस के बिल जमा नहीं करेंगे। व्यापारियों से भी अपील की गई है कि इनकम टैक्स देना वो बंद कर दें। पाकिस्तान अपनी आजादी का दिवस आज मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान का अपना एक हिस्सा वो पाकिस्तान से आजाद होना चाह रहा है। पीओजेके में हालात गाजा से भी इन दिनों बदतर है। पाकिस्तान की सेना प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है, मृतकों के शवों को छिपाने के आरोप लग रहे हैं, रात भर छापे मारे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को जबरन गायब करने के आरोप पुलिस पर और सेना पर लगे हैं। महिलाओं के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और फायरिंग करने की नौबत आई हुई है। पीओजेके में आजादी की मांग तो कई सालों से उठ रही है, लेकिन इस बार हिंसा तब भड़की जब पीओजेके में 5 जून को चुनावों का ऐलान किया गया था। 27 जुलाई से 10 अगस्त तक 3 फेज में ये वोटिंग होनी थी, लेकिन हिंसा के चलते तीसरे फेज की वोटिंग को स्थगित करना पड़ गया। पूरा विवाद पीओजेके की 12 विधानसभा सीटों को लेकर है, जिसे उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व किया गया है जो बंटवारे के बाद भारत से पीओके और फिर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में गए थे। जैक का आरोप है कि पाकिस्तान इन्हीं 12 सीटों के जरिए राजनीतिक धांधली करता है। ऐसे में इन सीटों को खत्म किया जाए। जब प्रदर्शन तेज हुए तो पाकिस्तान सरकार ने जेएसी यानी जैक को देश विरोधी संस्था करार दे दिया। अब जैक ने पाकिस्तान की सेना से पीओजेके को खाली करने की मांग कर दी है। दरअसल जैक 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र में भारत पाकिस्तान कमीशन के ऐतिहासिक रेगुलेशन का हवाला दे रही है, जिसमें लिखा गया है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी नागरिकों को पीओके खाली करना होगा और संयुक्त राष्ट्र के कमीशन के साथ भारतीय सेना पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात होगी, जिसके बाद पीओके और जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। लेकिन आज 79 साल के बाद भी पाकिस्तानी सेना ने पीओजेके खाली नहीं किया है। पीओजेके तो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। ऐसे में वहां की जनता अगर आजादी की मांग कर रही है तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से रही। बलूचिस्तान में बीएलए और टीटीपी ने 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा कर दिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में कबायली बगावत की जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं, आपको पता होगा, जिसमें से बलूचिस्तान अकेले पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा कवर करता है। यहां 1948 से, यानी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद, हिंदुस्तान से उसने आज़ादी ली, उसके तुरंत बाद से लगातार विद्रोह शुरू हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी 2000 में बनी बलूच लिबरेशन आर्मी ने खड़ी की। बीएलए का दावा है कि 2025 में 500 से ज्यादा हमले उसने किए। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 तक 750 हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। बीएलए का दावा है कि अभी तक 150 से ज्यादा गैस फील्ड पर कब्जा है और 1200 कोल माइंस और सोने की तांबे की खदानों पर कंट्रोल है। बीएलए ने अपना राष्ट्रध्वज और करेंसी भी बना ली है। 5 लाख लड़ाकों की सेना होने का दावा है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तक शामिल है। इस पूरे संकट के बीच जेल में बंद इमरान खान का मुद्दा अलग से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए सरदर्द बना हुआ है। न इमरान खान को छोड़ते इनको बन रहा है, न ही उनको घेर पा रहे हैं। अब एक बार फिर यह दावा किया गया है कि जेल में इमरान खान की मौत की खबर है या उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, जिसके बाद उनकी पार्टी पीटीआई ने चेतावनी दी कि 20 लाख लोग अब सड़कों पर उतरेंगे और 27 तारीख को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। शहबाज शरीफ को डर है कि अगर इस बार पाकिस्तान में बड़ा प्रदर्शन हुआ तो उनकी सत्ता पर खतरा मंडरा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा और पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य शासन की तरफ जा सकता है।
और अब आज शहबाज शरीफ ने अपने घर के संकट का जवाब एक बार फिर भारत की तरफ देखकर तलाशना शुरू किया है। पाकिस्तान की जनता को लॉलीपॉप थमाने के लिए शहबाज शरीफ एक बार फिर भारत को धमकियां देने में लग गए हैं ताकि वहां की सेना को खुश कर सके। देश टूट रहा है, सरकार मुश्किल में और जनता में रोटी कपड़े के लिए मारामारी बची है। पिछले 79 सालों में यह दिया है पाकिस्तान पर हुकूमत करने वालों ने अपनी जनता को। अब तो पाकिस्तान की जनता ही नहीं, देश की आर्थिक हालत भी किसी से छिपे नहीं है। मार्च 2026 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज करीब 83 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान की फेडरल सरकार का कर्ज 75% बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कहां है। पाकिस्तान आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत में आज विभाजन के उस दर्द को याद किया जा रहा है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी तब बदल दी थी। इसी दर्द को याद करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पिछले कुछ एक सालों से अपने देश में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके संघर्ष और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के साहस को याद किया है। क्या देश के लॉ संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या वकीलों के लीगल एजुकेशन और देश की सर्वोच्च स्थित जो संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक तानाशाही संगठन बनकर काम कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज न्याय के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश के पूरे लीगल सिस्टम को झकझोर कर दिया है। मामला है हैदराबाद की मशहूर नालसर यूनिवर्सिटी का। ये नालसर के छात्रों का ये कहना है कि घमंड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का, लेकिन इस घमंड को आज सुप्रीम कोर्ट ने चूर चूर करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीसीआई को ऐसी फटकार लगाई जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने भरी अदालत में कहा, भले ही छात्रों का फैसला गलत हो, भले ही उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है। बीसीआई ने एक ऐसा फरमान जारी किया था जिसने कानून की पढ़ाई करने वाले सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर तलवार लटका दी थी। क्या था बीसीआई का वो तुगलकी फरमान, बताएंगे आगे। पहले देखिए आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। एक यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, इससे बीसीआई का कोई लेना देना नहीं है। इसे वापस ले लिया गया है। कार्रवाई का आधार अभी भी बना हुआ है। क्या इस तरह का प्रस्ताव पारित करने के लिए बीसीआई की बैठक बुलाई गई थी? हम ये जानना चाहते हैं। अगर युवावस्था में कोई गलत बयान दे भी देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास विरोध करने का अधिकार नहीं है। कृपया सभी छात्रों से कहें कि वे अपना एनरोलमेंट कराएं। सुप्रीम कोर्ट बार से जुड़े हम उन्हें कानूनी सहायता के मामलों के लिए अपने पैनल में शामिल करेंगे। छात्रों ने मुझे एक पत्र लिखा है। ये छात्रों और मेरे बीच का संवाद है। ये बिल्कुल अनावश्यक था, पूरी तरह से अनुचित था। अपने छात्र जीवन के दिनों में मैं भी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूँ। अगर मान भी लें कि वे गलत हैं तो भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। बीसीआई का इससे कोई लेना देना नहीं बनता। नोटिस जारी किया जाए। इस बीच किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीसीआई ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। सर्कुलर वापस ले लिया गया है। जो भी हो, 2 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाए। संबंधित पत्रों में बताई गई घटनाओं के संबंध में नालसार के छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से लगी इस फटकार की वजह है 13 अगस्त को बीसीआई की ओर से आया एक आदेश। इस आदेश में बीसीआई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश की तमाम स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि नालसार के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल ना करे। बात यही नहीं रुकी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई। वीसी से उन लोगों की पहचान करने को कहा गया जो नालसार में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध कर रहे थे।
आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों के बाद या कहिए कुछ ही मिनटों के बाद जैसे ही बवाल बढ़ा, बीसीआई को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बैकफुट पर आना पड़ा। यानी बार काउंसिल यानी मनन कुमार मिश्रा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, जिस संस्था ने देश की नामी लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों का करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी, वो अचानक सफाई देने के मोड में आ गई। अब आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। यही वो चिट्ठी है बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के दस्तखत वाली। इस चिट्ठी में अब ये कहा गया कि 2026 बैच के ज्यादातर छात्र तो निर्दोष हैं। कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने उन्हें भड़काया है। इसके बाद बीसीआई ने छात्रों को एनरोल होने की अनुमति अब दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि बिना सोचे समझे इतना बड़ा फरमान जारी करने की हिम्मत मनन मिश्रा के बीसीआई में कहां से आई थी? पूरे मामले में बीसीआई के कामकाज के तौर तरीकों पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई थी। एससीबीआई के अध्यक्ष विकास सिंह ने इसे गैर कानूनी और मनमाना बताया है। BCI chairman is behaving like the BCI is his personal property. When he issues an order or issues a letter or issues a direction, he does not even refer to under which provision of the act or the regulation he is making such kind of an order. BCI doesn't have some overarching power as if he's the Shahenshah of the advocacy regulation in this country. He is merely a statutory body. I don't know how he is continuing for more than 12 years. एक बात और स्पष्ट कर दूं, विकास सिंह, इनको भी आप सुन रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े वकील हैं, और मनन कुमार मिश्रा, जिनको राज्यसभा में अभी मनोनीत किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। पूरी बात समझाता हूं। इस पूरी पिक्चर के सबसे बड़े विलेन बनकर जो उभरे हैं, चीफ जस्टिस की भाषा में बात करूं, जिस तरह से टोका सूर्यकांत साहब ने, वो है मनन कुमार मिश्रा, बीसीआई के चेयरमैन है। वही मनन मिश्रा जो पिछले करीब 14 सालों से बीसीआई के बॉस की कुर्सी पर बैठे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देश के सभी वकीलों को कोर्ट में दलील देने का लाइसेंस देती है। उसी बीसीआई के चेयरमैन है मिश्रा साहब। साथ ही बीजेपी के वक्त में राज्यसभा में इनको मनोनीत किया गया है। मनन मिश्रा के दस्तखत से ही जारी बीसीआई के एक आदेश से पूरा विवाद खड़ा हुआ है, और अब उनकी क्लास लगा रही है कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह संयोजक सौरभ दास ने मनन कुमार मिश्रा से वो तीखे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देते अब उनको नहीं बन रहा है। आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सौरभ दास जी हो, दीपके जी हो, सब इन लोगों से बात करके कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस ढंग का ट्वीट आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैंने पिछले अपने वक्तव्य में कहा कि राज्यसभा के मनोनीत सांसद, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है। बीजेपी ने उनको राज्यसभा से भेजा है। तो मनन कुमार मिश्रा बीजेपी से जुड़े और विकास सिंह कांग्रेस से जुड़े थे। बिहार के गोपालगंज से आने वाले मनन मिश्रा 2012 से कुछ महीनों को छोड़कर लगातार बीसीआई के करता धरता है। 1982 में वकालत की शुरुआत की, 2010 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए, फिर बीजेपी में आए और 2024 में बीजेपी ने बिहार से उनको राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन इस विवाद के बाद बीजेपी के नेता ही सीनियर एडवोकेट मनन मिश्रा साहब को संविधान में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का अब ज्ञान पढ़ा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे किया, क्यों से वापस किया, ये तो वो समझाएंगे। लेकिन जहां तक अधिकारों की बात करें, अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता है, अपने भावनाओं को रखने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक रूप से कोई प्रोटेस्ट करना चाहे वो भी एक अधिकार माना जाता है। अब इस सबके मद्देनजर ऐसा कुछ होना ये कहां तक उचित है और क्यों किया गया, ये तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताएगा। लेकिन कोर्ट्स ने भी इस बात को रखा है। मुख्य न्यायाधीश देश के जो हैं हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी ने बड़े स्पष्ट रूप से इसकी निंदा की है और नोटिस किया है।
सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हो चुकी है जिसमें मांग की गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक ही व्यक्ति जिंदगी भर के लिए अध्यक्ष न बना रहे। इसका कार्यकाल अधिकतम 2 साल और 3 टर्म तक सीमित कर दिया जाए। जाहिर है ये याचिका भी मनन मिश्रा के लिए अब नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। बार बार हम बीसीआई का जिक्र कर रहे हैं, आपके लिए 30 सेकंड में समझना जरूरी है कि आखिर ये संस्था है क्या और इसकी ताकत कितनी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश के सभी वकीलों की सर्वोच्च नियामक संस्था यानी रेगुलेटर है। कौन देश में वकील बनेगा, कौन नहीं होगा, इसका लाइसेंस यही संस्था देती है। लॉ कॉलेजेस का सिलेबस भी यही संस्था तय करती है। वकीलों के लिए नियम बनाना और अगर कोई वकील अनुशासन तोड़ता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने की ताकत तक बीसीआई के पास है। सीधे शब्दों में कहें तो यह संस्था देश के पूरे कानूनी पेशे की एक तरीके से दी बॉस है। और अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। आखिर नालसार के 450 छात्रों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हाथों डिग्री लेने से इनकार क्यों कर दिया था? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि छात्रों ने वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि सीजीआई को चीफ गेस्ट ना बनाया जाए? इसके पीछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वो 3 बयान जिन्होंने इस पूरे चक्रव्यूह की नींव रखी थी। कहानी शुरू होती है 15 मई को सीजीआई की एक टिप्पणी से। एक सुनवाई के दौरान तंज कसते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कुछ युवाओं को कॉकरोच कह दिया था, पैरासाइट्स। हालांकि चीफ जस्टिस ने अपने बयान को खुद खारिज भी किया, सफाई भी दी। फिर 22 जुलाई को जब एक वकील ने सीजीआई के बेंच से 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता के वीडियो देखने की अपील की, तब यह कहा गया कि सीजीआई ने मना कर दिया। 2 टूक कह दिया कि वीडियो देखने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। समय बर्बाद मत कीजिए। बवाल बढ़ने पर 24 जुलाई को सीजीआई ने फिर स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी याचिका पर सुनवाई से इनकार नहीं किया है, बस डायरी नंबर का इंतजार था। यानी कुल मिलाकर इसी पर पूरा विवाद खड़ा हुआ।